हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। हमने मेटलर्जी टॉपिक शुरू किया हुआ है। फर्स्ट, इससे पहले वाली वीडियो तुम लोगों ने देख ली होगी जिसमें मैंने मेटलर्जी स्टार्ट किया था बेटे, वो पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 1 में मैंने थोड़ा कवर किया है कि मिनरल क्या होता है और क्या है, इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं, गैंग्यू, उसमें फ्लक्स हम ऐड करते हैं, मिक्स होने के बाद वो स्लैग बन जाता है। तो वो सारी पहले अब ध्यान से देख लेना। आज हम लोग ये करेंगे कि क्या क्या स्टेप किए जाते हैं आगे। ठीक है, हमने जमीन में से मिनरल निकाल तो लिया, मेटल को निकाल लिया कंपाउंड फॉर्म में। अब वहाँ से हम मेटल को कैसे बाहर निकालें। हमारे पास हमें कंपाउंड नहीं चाहिए, हमें प्योर मेटल चाहिए, तो बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो जो जो स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटलर्जी। The various steps used for extraction of metal from the ore are the various steps used for the extraction of metal from the ore is known as metallurgy. ये हमने बहुत सारे स्टेप कर दिए वहां से अपना मेटल को निकालने के लिए। तो फिर कौन कौन से स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन बोल दो चाहे बेटा इसको, कई बुक्स में लिखा होगा ड्रेसिंग, ड्रेसिंग ऑफ ओर, या कभी कभी लिखा होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। मैं देखो यहाँ पे अभी मेटल नहीं लिख रही हूं, यहाँ पे भी हम ओर को प्योरीफाई कर रहे हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, प्योरिफिकेशन ऑफ ओर is known as concentration of ore। अभी देखो मैंने इसमें कहीं मेटल वर्ड नहीं यूज किया बेटा, ये ध्यान रखना है। अगर मैं मेटल का प्योरिफिकेशन कर रही हूँ ना तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जबकि ये है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को हमने प्योरीफाई किया। तो ओर सबसे पहले जो जमीन को खोद के हमने एक पूरा ट्रक भर के लेके गए हैं ना फैक्ट्री के अंदर, उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। बहुत सारी गंदगी निकल जाती है बेटा उसमें से, और फिर हमारे पास एक एनरिच किया हुआ, प्योर किया हुआ ओर आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब हमने उस सेकेंड स्टेप में ये चेक करना है कि जो भी हम मिनरल लेके आए हैं उस मिनरल में मेटल किसके साथ कंबाइंड है। क्या ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, कि सल्फर के साथ कंबाइंड है, या कार्बोनेट के साथ कंबाइंड है, किसके साथ कंबाइंड है। तो सेकंड स्टेप हमारा होगा कन्वर्जन ऑफ सेकंड स्टेप अपना बना कन्वर्जन ऑफ मेटल कार्बोनेट, या तो वो कार्बोनेट का और होगा, और मेटल सल्फाइड और इनटू मेटल ऑक्साइड और। ध्यान से देखो बेटा कि हमने अब चेक करना है कि जो भी हमारे पास और है, जब हमने उसमें से गंदगी निकाल दी, गैंगी उसका निकाल दिया, तो वो उस और के अंदर मेटल किससे जुड़ी हुई है। अगर वो ऑलरेडी ऑक्सीजन से ही कंबाइंड है तो ये सेकंड स्टेप हम छोड़ देते हैं। पर अगर वो मेटल नहीं है ऑक्सीजन से कंबाइंड, वो सल्फर से कंबाइंड है, तो भी उसको ऑक्साइड वाले में बदलना पड़ेगा। और अगर वो कार्बोनेट से कंबाइंड हुई पड़ी है तो भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें हमेशा मेटल का ऑक्साइड बनाना ही पड़ेगा बेटा। अब इसको कैसे बनाओगे, अपने पास दो मेथड आ गए यहाँ पे।
पहला आ गया कि मेरे पास कोई मेटल का सल्फाइड था। अगर मेटल सल्फर के साथ कंबाइन हुई पड़ी है तो मुझे क्या करना है, एक रोस्टिंग प्रोसेस करनी है, रोस्टिंग प्रोसेस। तब ये एग्जाम्पल इसकी देखो कौन सी बनेगी, ZnS, सल्फर से कंबाइन हुई पड़ी है जिंक मेटल। मैं इसको रिएक्शन कराऊंगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट कर दो, तो ये ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, मैंने ऑक्सीजन यूज की है, तो रोस्टिंग हमेशा कब होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा मेथड है कैल्सिनेशन कर दो। अगर तुमने कैल्सिनेशन करना है तो फिर किस टाइप का ओर होगा वो, ये कन्वर्ट करेगा मेटल कार्बोनेट ओर के लिए, मेटल कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में बदलेगा, मेटल ऑक्साइड ओर बनेगा। तो कैल्सिनेशन अगर हम कर रहे हैं, पहला प्रोसेस मेटल सल्फाइड के लिए, प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। यहाँ पे प्रोसेस चलो मैंने पहले लिख दिया, कैल्सिनेशन वो क्यों यूज किया जाता है, मेटल कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेरे पास जिंक मेटल ही हम ले रहे हैं ना, जिंक मेटल कार्बोनेट के साथ कंबाइंड है ZnCO3। हम इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं डालेंगे बेटा, सिर्फ इसको हीट कर देंगे अकेले को ही। जब इसको हीट किया तो जिंक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। अब मैंने तो ऑक्सीजन डाली नहीं यहाँ पे, तो कैल्सिनेशन हमेशा कब की जाती है, इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो अब सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमने ऑक्साइड वाला ओर बनाया। जिंक मेटल है, जमीन में से ZnO भी हमें मिल सकता है, अगर ZnO ही मिल जाता तो मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। पर हमें बाई चांस वहां पे ZnS मिल गया, अगर ZnS मिला है तो भी मुझे उसको ZnO में बदलना पड़ेगा बेटा, ये कंपलसरी है। और अगर ZnCO3 मिला तो भी उसको ZnO में बदलना पड़ेगा। अब ZnS है तो उसके लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजन डाल के हीट कर दो, ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। इस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। और दूसरा है कि अगर ZnCO3 होता तो सिर्फ हीट कर देते, कुछ भी ऑक्सीजन डालने की जरूरत नहीं है, तो ये ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता। तो एग्जाम में दो डिफरेंस आ जाते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में। डिफरेंस बताओ दो, तो वो देखते हैं अपन क्या क्या लिखेंगे। ये सेकंड स्टेप में कंपलसरी है बेटा, ये ऑक्साइड में बदलना। वो भी अभी करवाती हूँ कि ऑक्साइड में क्यों बदलना पड़ा बेटा, कोई तो रीजन होगा ना कि हमें ऑक्साइड में बदलना इतना करना पड़ा हमें। उससे पहले हम दो डिफरेंस कर लेते हैं। रोस्टिंग और इधर कर लो कैल्सिनेशन। पहला डिफरेंस क्या होगा, इट इज डन टू कन्वर्ट metal sulfide ore into मेटल ऑक्साइड ore। सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है। कैल्सिनेशन में क्या बोलोगे बेटा, अब C से कैल्सिनेशन, C से ही कार्बोनेट, ऐसे भी याद कर लो। कैल्सिनेशन इज डन टू कन्वर्ट मेटल कार्बोनेट ore into मेटल ऑक्साइड ore। ठीक हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, सल्फाइड और जब कर रहे थे तो ऑक्सीजन हमें डालनी पड़ी, इट इज डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहां लिखेंगे इट इज डन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
थर्ड तुम्हें आ जाए तो रिएक्शन लिख दो, ZnS प्लस O2, एरो हीट किया हमने, यहाँ पे बन गया ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसको प्रॉपर बैलेंस करके आना एग्जाम में। इस साइड हम लिखेंगे ZnCO3, सिर्फ हीट कर दो, कुछ भी नहीं डालना, तो ये बनेगा ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों को यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है बेटा, ये नहीं याद रहता कि कैल्सिनेशन किस तरह के ओर के लिए यूज करना है और रोस्टिंग किस टाइप से करना है और किस टाइप के ओर के लिए करना है, ऑक्सीजन कहाँ डालनी है, ऑक्सीजन कहाँ नहीं डालनी। अब इसके लिए एक सिंपल सा समझा रही हूँ बेटा। कैल्सिनेशन C से शुरू होता है, कार्बोनेट भी C से शुरू होता है, तो कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, तो दूसरा ऑटोमेटिकली सल्फाइड के लिए रोस्टिंग हो जाएगा बेटा। दूसरा डिफरेंस कि ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस होगा। नॉर्मली हमने देखा है कि जो हम लोग कई बार खाना खाने जाते हैं बाहर, स्ट्रीट पे चिक वगैरह या चिकन को रोस्ट कर रहे होते हैं या पनीर को रोस्ट कर रहे होते हैं, तो जब रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं ना तो कोई भी एयर को रोकता नहीं है, फुल वहीं पे स्ट्रीट पे कर रहे हैं तो एयर तो है वहाँ पे, तो इसका मतलब रोस्टिंग इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और कैल्सिनेशन इज डन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। फिर थर्ड तुमने रिएक्शन याद कर। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि ये क्यों करना पड़ा, बस ये बताओ। रीजन ये है कि मेटल ऑक्साइड से मेटल को अलग करना बहुत आसान है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल इज नोन एज रिडक्शन, जो मैं थर्ड स्टेप करूंगी। तो चलो पहले हम थर्ड स्टेप का स्टार्ट करते हैं, फिर वहां बता रही हूँ तुम लोग को। 2 स्टेप हो गए हमारे। पहला हमने स्टेप किया था कि ओर की कंसंट्रेशन की, फिर दूसरा हमने चेक किया कि ओर हमारा ऑक्साइड वाला है कि नहीं है, नहीं है तो उसको ऑक्साइड में बदला। अब थर्ड जो मेन स्टेप चलेगा अपना वो है कि चलो ऑक्साइड तक तो तुमने बदल दिया, अब ऑक्सीजन को हटाओ वहां से। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, तो थर्ड स्टेप हमारा बनेगा रिडक्शन करो। रिडक्शन के टाइम हमने क्यों ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया, सल्फर वाले से भी तो रिडक्शन कर सकते थे। थर्ड स्टेप आ गया रिडक्शन। तो आंसर बेटा कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना उससे मेटल को निकालना आसान होता है। इट इज इजी टू रिमूव मेटल फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ मेटल ऑक्साइड, रादर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव मेटल फ्रॉम सल्फाइड और कार्बोनेट। ठीक है, एग्जाम में ये लिख के आना। अब चलो रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड तक तो पहुंच ही गए। जैसे अपने पास ZnO बन चुका है, यहां से तोड़ के जिंक को अलग करो और इस ऑक्सीजन को अलग करके O2 बना के निकाल दो। अब ये कैसे किया जाएगा, ये जो सारा अब हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं ना, ये डिपेंड करता है कि ये मेटल जो जुड़ी हुई है ना जिंक वगैरह, वो मेटल किस टाइप की है। इट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी पे बेटा डिपेंड करते हैं ये। तो ये इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अगर हमारे पास मेटल है वेरी वेरी अनरिएक्टिव, वेरी अनरिएक्टिव मेटल, ठीक है, तब तो हम सिर्फ हीट करेंगे, ओनली हीट इट टू डू रिडक्शन। अगर हमने यहां से कोई भी मेटल का हमारे पास है कोई मेटल का ऑक्साइड, इसमें जो ये मेटल है ना बेटा, ये बहुत अनरिएक्टिव अगर मेटल हुई तो सिर्फ हीट कर दो, मेटल अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल हमारे सिलेबस में कौन कौन सी है वो डिटेल करेंगे। और दूसरा है कि मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तब हमें यहाँ पे कोई ना कोई यूज करना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट। यूज रिड्यूसिंग एजेंट
एंड हीट, हीट तो करना ही पड़ेगा, साथ में कोई एक एजेंट और डालना पड़ेगा तुम्हें। अब वो एजेंट क्या हो सकते हैं, दैट कैन बी कार्बन, दैट कैन बी सोडियम या फिर एल्यूमिनियम, ऐसे कुछ हो सकती हैं, डिटेल अभी तुम लोग को करवाऊंगी। और थर्ड है कि मेटल जो है वेरी वेरी रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव मेटल। अगर बेटा मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ना हीट करने से सेपरेट होएगी, ना रिड्यूसिंग एजेंट डालने से सेपरेट होगी, यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो मेटल को देखो पहले तो ऑक्साइड तक, मेटल के ओर को ऑक्साइड वाले ओर में बदलना कंपलसरी है, वो हमने कर लिया कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि तब मेटल को अलग करना आसान हो जाएगा ऑक्सीजन से। फिर जब हमने मेटल का ऑक्साइड बना ही लिया, अब वहां से मेटल को सेपरेट करना है, रिमूव करनी है ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन करनी है। अब जब रिडक्शन करने लगे हो तो फिर तुम्हें मेटल चेक करनी पड़ेगी कि वो मेटल कैसी है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ बेटा, मान लो कि कोई एक बच्चा है, हम लोग मेटल, तीन तरह की मेटल ले लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। ए मेटल का भी ऑक्सीजन से फ्रेंडशिप है, बी की भी ऑक्सीजन से फ्रेंडशिप है, सी की भी ऑक्सीजन से फ्रेंडशिप है। ए वाले की कोई ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, ठीक है, उसने बना रखी है ऑक्सीजन से फ्रेंडशिप, पर कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। तो जाके बस थोड़ी सी ओ के बारे में, जो ऑक्सीजन है उसके बारे में वहाँ थोड़ी बहुत बीचिंग करो, चुगलियाँ वगैरह करो, तो वो ठीक है, वो कहेगा ठीक, मैं तो अपनी इसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ देता हूँ, तो सिर्फ हीट ही करनी पड़ेगी वहां जाके। बी वाले की थोड़ी पक्की फ्रेंडशिप है उससे, नहीं छोड़ रहा वो, उसको जा जाके हमने बोल भी दिया कि ऑक्सीजन अच्छा नहीं है तो छोड़ दे फ्रेंडशिप उसके साथ, वो फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर हमें कोई बॉक्सर बुलाना पड़ेगा कि जा, अब जाके बी को और ए को सेपरेट कर दे, तो इसमें कोई ना कोई हमें एजेंट डालना पड़ेगा, ठीक है, तब वो जाके अलग होंगे। अब सी वाले की तो इतनी पक्की फ्रेंडशिप है कि ना वो हीटिंग करने से छोड़ रहे हैं, ना कोई हमने जो बॉक्सर भेजा, कोई बंदा भेजा है जो उनको जाके सेपरेट कर दे, वो उनकी भी बात नहीं सुन रहे, तो फिर हमें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब अब इसके ब्रेन में यहाँ पे झटके लगा दो जोर जोर से। जब वो झटके लगाएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो ही ये उसको, अपने को, फ्रेंड को छोड़ेगा, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप ऑक्सीजन के साथ, उतना मुश्किल है उसको अलग करना बेटा। बहुत कम अच्छी फ्रेंडशिप है तो सिंपल हीट करके अलग कर दो, थोड़ी सी ज्यादा फ्रेंडशिप है तो हीटिंग के साथ किसी बंदे को भी भेजना पड़ेगा, किसी इंसान उसके अंदर वहां पे झगड़ा करने के लिए भेजना पड़ेगा कि जाके उनको दोनों को सेपरेट करके आओ। और अगर बहुत बहुत पक्की फ्रेंडशिप है तो आसानी से नहीं टूटने वाली, फिर जाके बिजली के झटके लगवाने पड़ेंगे। तो ये सारा एक स्टोरी सी बना के अपने दिमाग में रखो, तो तुम्हें ये याद होना शुरू हो जाएगा। अब एक एक को लेके हम इनकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। पहला आ गया, अनरिएक्टिव मेटल होती तो क्या होता, क्या सीबीएसई वालों ने हमें सिलेबस में दिए। अगर मेटल बहुत अनरिएक्टिव होती, तो मैंने बताया तुम्हें, बस सिर्फ हमें हीट ही तो करनी है और तो कुछ करना ही नहीं है बेटा। तो इसके अंदर दो एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है। व्हेन मेटल इज वेरी अनरिएक्टिव, ठीक है। जब ये अनरिएक्टिव मेटल होगी तो इसकी एग्जाम्पल दो कौन कौन सी हैं। एक है कि हम मरकरी को अलग कर सकते हैं फ्रॉम, मरकरी का जो ओर है सल्फर लगा दिया, इसका नाम है सिनेबार। दूसरा कॉपर सल्फाइड, ये और हमारे सिलेबस में है, इसका तुम्हारे नाम नहीं दिया हो तो तुमने याद नहीं करना, सिनेबार याद रखो। अब ये पहली बात तो ये दोनों सल्फर वाले ओर है,
मुझे फर्स्ट इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्साइड वाले में। तो यहाँ पे हम HgS ऑक्साइड में कन्वर्ट करने तो रोस्टिंग करनी पड़ेगी, हीट कर दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ गया। अब HgO के अंदर से बॉन्ड तोड़ के Hg को अलग करना है, तो ये क्योंकि अनरिएक्टिव मेटल है, सिंपल हीट कर दो, Hg अलग ऑक्सीजन अलग। तो ये एग्जाम में सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और इस प्रोसेस का पहले वाले का नाम क्या है, रोस्टिंग करोगे, और सेकंड वाले का नाम है कि हमने रिडक्शन करनी है बाय हीटिंग, सिंपल। फिर कॉपर का केस ले लें अगर हम, कॉपर सल्फाइड, ये भी सल्फर वाला और है, पहले मुझे रोस्टिंग करनी पड़ेगी, Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिख दो कि ये रोस्टिंग कर दी हमने। जब तुम देखो कि तुम्हारे पास मान लो 10 ग्राम है ये, कि 2 ग्राम या 3 ग्राम ये कन्वर्ट हो चुका है, तो फिर ये प्रोसेस बंद कर दो, ऑक्सीजन में हीट करना बंद कर दो। तब क्या होगा, बचा हुआ 8 ग्राम और 2 ग्राम ये जो बना है ये आपस में ही रिएक्ट करने लग जाते हैं। Cu2S will react with Cu2O, आपस में ही रिएक्ट कर रहे हैं, एंड दे प्रोड्यूस कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें सेल्फ अपने आप अंदर ही अंदर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, इसको बोला जाता है, ये भी सेल्फ रिडक्शन है। ये तो बहुत अनरिएक्टिव मेटल अगर होंगी तो वो 2 एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में है। HgS ये और का नाम है इसका सिनेबार, ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, इसको याद रखना। जब अनरिएक्टिव मेटल होती है तो सिर्फ हीट ही करना है, तो HgS से सीधा हीट करके तुम नहीं Hg को अलग कर सकते, मैंने ये पहले ही बताया था, पहले इसको ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। अब इसलिए HgS में ऑक्सीजन डाल के HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड कर दिया, फिर HgO को हीट करो, सिर्फ Hg अलग O2 अलग। इसी तरह Cu2S O2 से रिएक्ट करवाया, जब ये थोड़ा बहुत Cu2O बन गया तब ऑक्सीजन डालनी बंद कर दो, सिंपल हीट करो इसको। हीटिंग जब हमने की है यहाँ पे, तो Cu2O और Cu2S आपस में ही रिएक्ट करके कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना देंगे। तो ये तो तब मेथड हमने यूज करना है जब मेटल बहुत अनरिएक्टिव था, सिर्फ हीट किया। अगर मेटल होती मॉडरेटली रिएक्टिव, तब हमें कोई साथ में एजेंट भी भेजना पड़ेगा, कोई बंदा बॉक्सर जो जाके उनको मारा कुटी करे कि चलो तुम दोनों अपनी फ्रेंडशिप छोड़ो, नहीं तुमने आपस में फ्रेंड बन के रहना, तो बॉक्सर भी तो डालना पड़ेगा ना। अब जो एजेंट हम वहां भेज रहे हैं वो कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, when metal is moderately reactive, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो इसकी एग्जांपल जिंक, Mn भी ले सकते हो तुम, और आयरन। तो यहाँ पे हमें हीट भी यूज करनी है, यूज हीट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कोई एजेंट भी डालना पड़ेगा बेटा। अब ये एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है। हमारे सिलेबस में इन दोनों से रिलेटेड रिएक्शन है। पहली देखो, जिंक ऑक्साइड बन गया, अब अगर मैं सिंपल इसको हीट करी जाऊँ ना तो ये ऑक्सीजन अलग नहीं होगी, मुझे इसमें कार्बन डाल के हीट करना पड़ेगा। कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन अपने साथ ले जाएगा और जिंक को अलग कर देगा। अब इसमें कार्बन ने ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया, इस प्रोसेस का नाम है स्मेल्टिंग। ये याद कर लेना बेटा अच्छी तरह से, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम जिंक ऑक्साइड बाय द यूज ऑफ कार्बन इज नोन एज स्मेल्टिंग। ठीक है, दूसरा कौन सी एग्जांपल है कि हम जहां पे एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हैं, 2 केस है बेटा, MnO2 मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, हमने इसको अलग करना है, तो हम एल्यूमिनियम यूज कर ले। जैसे ही तुम इसको हीट करोगे, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, तो एल्यूमिनियम अपने साथ Al2O3 बना के ऑक्सीजन को ले आया और Mn सेपरेट हो गया, प्लस हीट भी बनती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, एक बार स्टार्ट करना पड़ता है
फिर अंदर ही अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? एल्यूमिनियम। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन ऑक्साइड। इसके अंदर हम लोग एल्यूमिनियम मेटल डाल के इसको हीट करना शुरू कर दें। जब हम इनको हीट कर रहे हैं ना बेटा, तो एल्यूमिनियम मैंने बताया क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, वो अपने साथ ऑक्सीजन को तोड़ के ले आएगा और आयरन को सेपरेट कर देगा और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगी। ये जो रिएक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम के पाउडर के मिक्सचर को बोला जाता है थर्माइट। थर्माइट, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या है? एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। ये प्रोसेस पर्टिकुलरली कहाँ यूज होती है बेटा? जब कभी भी कोई रेलवे के ट्रैक में हमें कोई कहीं पे जोड़ लगाना है, वेल्डिंग करनी है, तब हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। या कोई बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनमें कोई क्रैक पड़ गया, वहां पे उनकी वेल्डिंग करनी है, तो तुम एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस करो। तो मार्केट से जब हम जाके बोलते हैं कि हमें थर्माइट मिक्सचर दे दो, तो मीन्स वो Fe2O3 और एल्यूमिनियम का पाउडर हमें दे देगा। तो Fe2, जैसे ये अपन एक रेलवे ट्रैक बनाते हैं, इसके ऊपर एक कंटेनर ले लो, इसमें छोटा सा होल है, इस होल यहाँ पे सारा डाल दो Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम। फिर जब हमने इसको गर्म करके रिएक्शन स्टार्ट की, तो इसमें से आयरन निकलेगा। आयरन इज इन मोल्टन फॉर्म। आयरन यहाँ पे नीचे गिरता जाएगा, यहाँ आयरन आ जाएगा। जब आयरन सॉलिड बनेगा प्रॉपर, यहाँ पे इसका वेल्डिंग हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग करने के काम आती है, और यही रिएक्शन से हम मशीन के पार्ट्स को भी वेल्ड कर सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम है एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि Fe2O3 और Al के पाउडर का मिक्सचर जो है उसका नाम होता है थर्माइट। तो इसको थर्माइट प्रोसेस भी बोल देते हैं, पर प्रॉपर नेम इसका है एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस क्या यूज हो रही है? ठीक है, थर्माइट प्रोसेस तो एक अलग हो गया। इन दोनों में क्या हो रहा है बेटा? एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम में पूछते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन की, तुम कहोगे डिसप्लेसमेंट रिएक्शन की। मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट है अपना कि मेटल ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, छोड़ने को तैयार ही नहीं ऑक्सीजन। अब क्या करें? तब बेटा अपने को इलेक्ट्रिसिटी के झटके लगवाने पड़ेंगे उनको, तब जाके मेटल अपनी ऑक्सीजन को छोड़ेगा। इसकी 2 एग्जाम्पल हमारे सीबीएसई के सिलेबस में दी हुई है। एक NaCl, अब जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ ही हो, पर NaCl में Na ने Cl के साथ फ्रेंडशिप की हुई है, वो छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तो अब क्या करें? व्हेन मेटल इज वेरी रिएक्टिव, तब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस, वो अभी भी रिडक्शन ही रहा है बेटा। इसमें देखो क्या होगा, मान लो Na और Cl ने फ्रेंडशिप बना रखी, हम इनको कैसे मर्जी हीट करें, Na अलग Cl अलग नहीं होगा। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, तो इसने Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव को अलग अलग कर देना। फिर Na पॉजिटिव है जो, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Na मेटल में बन जाएगा। Cl नेगेटिव अकेला नहीं रह सकता, इसलिए 2 Cl लेने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके गेन करेंगे, Cl2 बन के गैस बाहर निकल जाएगी। तो बन गया हमारा Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। ठीक है ना। दूसरी तुम्हारी एग्जांपल कौन सी दी हुई है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। अब एल्यूमिनियम मेटल मैंने बताया बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बेटा,
उसको हम लोग सिर्फ हीट करके नहीं सेपरेट कर सकते, तो अपने को इलेक्ट्रिसिटी से ही करना पड़ेगा। Al2O3 एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड है, हीटिंग करके या रिड्यूसिंग एजेंट डाल के हम इस ऑक्सीजन को नहीं रिमूव कर सकते, तो इसको रिमूव करने का मेथड बेस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है प्लस ऑक्सीजन की -2। पहले तो ये आयन सेपरेट कर दिए, अब उसकी बैलेंसिंग करूं, Al यहाँ 2 थे तो इसके आगे 2 लगा दिया, O 3 थे इसके आगे 3 लगा, ये पहले आयन्स बने। अब उसके बाद क्या होगा, Al ने जाके 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बना देगा Al सॉलिड, 3 एल्यूमिनियम के मेटल बन जाएंगे। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव -2 इलेक्ट्रॉन करेगा, पर अकेला ऑक्सीजन नहीं रह सकता, तो हम 2 ऑक्सीजन लेके रिएक्शन करें, तो टोटल एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने थे, तो 2 ऑक्सीजन के एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये बना देगा O2। तो इसका मतलब जब Al2O3 में से बिजली पास की, तब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन, पहले तो इस बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग कर दिया, फिर रिएक्शन वाइज मेटल जो होती है उसको हम अकेले को ले सकते हैं। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3Al मेटल, ये बन गया हमारे मेटल बन गई प्योर। प्योर तो नहीं है, अभी भी इसमें इम्प्योरिटी तो होंगी। और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो 2 ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, और ये बना देगा ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन। अब जो लास्ट स्टेप है कि हमने मेटल को भी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अलग कर दी, तो कौन कौन से स्टेप किए थे, पहला स्टेप हमने किया था कंसंट्रेशन ऑफ 4 कर लो, फिर हमने किया था कि अब उसका चेक कर लो क्या वो मेटल ऑक्साइड हो रहा है, अगर नहीं है तो पहले सल्फाइड वाले को भी ऑक्साइड में बदलो, कार्बोनेट वाले को भी ऑक्साइड में बदलो। थर्ड हमने देखा कि अब चलो मेटल ऑक्साइड तो बना लिया, अब ऑक्सीजन को सेपरेट करो। ऑक्सीजन सेपरेट करके हमने मेटल तो बना ली बेटा, पर ये मेटल अभी भी प्योर नहीं है। लास्ट स्टेप हमारा होगा रिडक्शन के बाद, फोर्थ स्टेप, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मैं ये और नहीं लिख रही हूं, अब और वाला काम खत्म हो चुका है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल होगी कि अब हमने मेटल को प्योरीफाई करना है। अब मेटल की प्योरीफिकेशन पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, पहले ये काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, इसको अच्छे से देखो। कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।